हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्लास 40, आज है क्लास 40। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कल दिवाली थी तो मुझे थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए मैं क्लास को नहीं ले पाया था, तो इसलिए आज मैं क्लास को ले रहा हूँ। तो आज क्लास है 40। इसमें हम लोग जून 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए जून 2019 के प्रश्नों को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ए में पहले मानस कांश, फिर टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्म राख। बी में पहले भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस कांस और टेराकोटा। सी में पहले गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस कांस। और डी में है कि टेराकोटा, गर्म राख, मानस कांस और भूले बिसरे चित्र। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो इन विकल्पों में विकल्प सी जो वो सही है, पहले आएगा गर्म राख। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1957 है, 1957। भूले बिसरे चित्र 1959, भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1971, 1971। और मानस का हंस 1972, 1972, ठीक। तो विकल्प सी जो वो से गर्मराक 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, टेराकोटा 1971 और मानस का हंस 1972। देखो आगे लिखा भी है कि यहाँ पे कि गर्मराख 1957 आंसर सी है। यहाँ पे देख लीजिए, गर्मराख 1957 किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोटा 1971 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का है। और मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर का है। प्रश्न संख्या 2, लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित स्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ए में पहले स्मृतिकरण, स्मृतिकण, लिख अलिख, वन तुलसी की गंध और हम हसमत। बी में पहले हम हसमत है, स्मृतिकण है, लिख अलिख है, वन तुलसी की गंध। सी में वन तुलसी की गंध, उसके बाद लिख अलिख, स्मृतिकण और हम हसमत। और डी में पहले स्मृतिकण, हम हसमत, लिख अलिख और वन तुलसी की गंध। तो दो का प्रश्न कौन से विकल्प इसमें से सही है? तो देखो इसका विकल्प जो है वो डी सही है, स्मृतिकण। स्मृतिकण 1959, हम हसमत 77 1977, लिख अलिख 1980 और वन तुलसी की गंध 1984, ठीक। स्मृतिकण 1959, हम हसमत 1977, लिख अलिख 1980 और वन तुलसी की गंध 1984। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मतलब कि आंसर डी है। लिखा है कि स्मृतिकण 1959 ईस्वी किसका है? ये सेठ गोविंद दास का है। हम हसमत 1977 ईस्वी कृष्णा सोबती का है। लिख अलिख 1980 ईस्वी किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। और वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी ये फणीश्वरनाथ रेणु का स्मरण है, संस्मरण है। प्रश्न संख्या 3, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे संस्थाओं के नाम दिए गए, यहाँ पे प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। संस्था में कौन कौन से उसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। प्रवर्तक में कौन है? महात्मा फुले हैं, एनी बेसेंट हैं, फिर रनाडे हैं, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं। तो कौन सा संस्थाएं किस प्रवर्तक के हैं? तो मिलान करना है। तो देखो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक।
प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन है? तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक हैं एनी बेसेंट। और सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक कौन है? तो इसके महात्मा ज्योतिराव फुले। तो ए का 4 और बी का 3 किस में है? तो विकल्प ए में। तो विकल्प ए जो है वो सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। देखो ठीक ना। तो देखो मैं बता दूं ब्रह्म समाज की जो स्थापना वर्ष है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष क्या है। तो इसकी जो स्थापना वर्ष 1828 है। 1828। प्रार्थना समाज की जो स्थापना वर्ष है वो है 1867। 1867। आप लोग मतलब कि लिखते जाइएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका जो प्रकाश स्थापना वर्ष है वो है 1882। थियोसॉफिकल सोसाइटी। और सत्यशोधक समाज 1873। 1873 ठीक। तो देखो ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 है, प्रार्थना समाज की 1867 और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना वर्ष है वो है 1882 और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना वर्ष है वो 1873 ठीक। इसका विकल्प ए है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? इनमें से किस कवि का संबंध जो वो नवगीत विधा से नहीं है? ए कुमार रविंद्र, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र और डी माहेश्वर तिवारी। तो देखो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो मैं बता दूं कि जो गिरधर राठी हैं, गिरधर राठी, इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी और फिर मतलब कि ये डॉक्टर शंभूनाथ, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भंवर, इन सब का जो संबंध है वो नवगीत विधा से है। तो गिरधर राठी का जो संबंध है वो नवगीत विधा से नहीं है। तो विकल्प बी जो है वो गलत है। विकल्प बी जो है 4 का ऑप्शन बी गलत है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कवि गिरधर राठी का जन्म संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतागिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि कौन कौन से उसको देख लेते हैं। वीरेंद्र मिश्र हैं, कुमार रविंद्र हैं और माहेश्वर तिवारी। ये तीनों का नाम तो दिया था, कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी, इन तीनों का नाम दिया था। उसको डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामानाथ अवस्थी, ये नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेगा आप लोग। प्रश्न संख्या 5 लिखा है कि माई न होती बाप न होते, कर्मम न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ ये किस कवि की है? ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास और डी मलुकदास। तो देखो विकल्प बी जो है वो सही आंसर भी है। लिखा है प्रश्नोक्त पंक्तियाँ नामदेव की है। किसकी है? नामदेव की है। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। देखो ध्यान रखना कि विठोबा संत किसे कहा जाता है? तो नामदेव को कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया है। इन्होंने सगुण मार्ग को भी अपनाया और निर्गुण मार्ग को भी अपनाया है। प्रश्न संख्या 6 लिखा कि जीवन मोह चाही को निको, दरस परस दिन राति करती है। कान प्यार पी को,
उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ए निर्गुण भक्ति भाव की, बी सगुण भक्ति भाव की, सी असूया भाव की और डी दैहिक श्रृंगार की। रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तीन पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो उन्होंने मानी है असूया भाव की अभिव्यक्ति। विकल्प सी जो है वो सही है 6 का। देखो आंसर सी है। लिखा है कि प्रश्नोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। असूया भाव में क्या होता है कि इसमें जो दूसरे के गुण होता है उसमें दोष निकाला जाता है, उसे निकालने की प्रवृत्ति इसमें होती है असूया भाव में। प्रश्न संख्या 7 लिखा है यहाँ पे कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रव विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? का वर्णन है। ए साकेत में चित्रकूट का, बी अषाढ़ भीड़ा में वन प्रांतर का, सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का और डी कमाइन में सारस्वत प्रदेश का। तो 7 इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, तो उपयुक्त पंक्ति में किसका वर्णन है? तो वो वर्णन है रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। विकल्प सी जो वो सही है 7 का। देखो आंसर सी है। लिखा है प्रश्नोक्त पंक्तियों में रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी सूर्य का सारथी, उसकी रचना है। रश्मि रथी में सूर्य का सारथी, उसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में की गई। मतलब कि ये किसकी रचना है? रश्मि रथी किसकी रचना है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रकाशन वर्ष क्या 1952 है। इसमें 7 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। और डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो ये भी दिनकर को कहा जाता है। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रेणुका है 1935 ईस्वी, हुंकार है 1939, शामदेव 1937, कुरुक्षेत्र 1946। इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र, देखिए इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कि यहाँ पे जो दिनकर की यहाँ पे रचनाएं लिखी गई हैं, कृतियाँ लिखी गई हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करते चलेगा। उर्वशी 1961 है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 है, इतिहास के आंसू 1951 है। ये दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रश्न संख्या 8 विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी जो है वो सही है 8 का। देखो आंसर भी है। लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनकी प्रस्तुता इस प्रकार है। मतलब कि डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो गया सुकुमार रास है। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा इनके माध्यम से, मतलब कि ये मानते हैं कि इनका हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है गोरक्ष विजय। और डॉक्टर बच्चन सिंह के इनके अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इनके अनुसार आनंद रघुनंदन, इनके भी अनुसार आनंद रघुनंदन है हिंदी का प्रथम नाटक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाहुस को प्रथम नाटक मानते हैं। और यही मान्यता भी, मतलब इसी नाटक को मान्यता दी गई है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो अधिकतर नाहुस को ही मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या 9 लिखा कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है?
ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी लीलाधर जुगड़ी। लिखा है कि और अब हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह है धूमिल की पंक्ति है। विकल्प सी जो वो सही है। देखो आंसर सी, प्रश्नोक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की है। प्रश्न संख्या 10, लिखा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी शांदे गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो वो शांदे गीत से संबंध है। विकल्प डी जो वो सही है 10 का। देखो मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के शांदे गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की निहार है 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935 ईस्वी। मतलब कि नीरजा रचना के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला, ठीक ना। शांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11, लिखा है कि आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। मतलब कौन सा कथन किस आचार्य का है। आचार्य में कौन कौन है? दंडी है, भामा है, वामन है और क्षेमेंद्र है। यहाँ पे कथन लिखा है। तो दंडी का जो कथन है वो कौन सा है? दंडी का कथन कौन सा है? तो इनका कथन है शरीरम तावे दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। एका दो किस में है? ए में 3 है, बी में 1 है, सी में मतलब 1 का 4 है और डी में 1 का 2 है। तो विकल्प डी आपका सही है। हो गया बस आपका, मतलब कि आंसर आपको पता चल गया। भामा की कौन सी पंक्ति? तो इनकी है शब्दार्थ सहित तो काव्य गद्य पद्य च दवधा, ये इनका कथन है। वामन का कौन सा कथन है? तो वामन का है काव्य कर्तारो धर्मागुणा। और क्षेमेंद्र का कौन सा कथन है? तो इनका कथन अनिच्य त्या दत्ते नान्यत रसभंगस्य कारणम, ये इनकी पंक्ति है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। विकल्प डी जो है वो सही है 11 का। देखो आंसर डी है, यहाँ पे वही लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दंडी का यहाँ पे कथन है, यहाँ पे भामा का कथन है, यहाँ पे वामन का कथन है, यहाँ पे क्षेमेंद्र का कथन है। प्रश्न संख्या 12, लिखा है कि जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ए परपीड़न रति ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी आत्मपीड़न रति ग्रंथि और डी इंडिपस ग्रंथि। तो 12 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो अपने जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। विकल्प बी जो है वो सही है 12 का। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों की जन्म से ही विकसित होने लगती है। प्रश्न संख्या 13, लिखा है कि तोरी माननी ते हियो फोरी महीनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि ए में लिखा है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बी में एक स्त्री मानवती थी और रसखान की आनंदर करती थी, सी में कि रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे और डी में कि रसखान को
भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। इब में किरस खान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो 13 का विकल्प इसमें से कौन सही? ए में कि ए बी सी, बी में कि ए बी डी, सी में कि बी सी ई और डी में कि बी सी डी ई। तो 13 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, तेरह का विकल्प जो है वो बी सही, ए बी और डी, ए बी और बी, ए बी और डी। लिखा है कि रसखान किसी स्त्री पर आ सकते हैं, ये बात सही है। बी में कि स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करते थे, ये भी सही है। और डी में कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो ये भी सही है। तो विकल्प बी जो है वो सही है 13 का। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आंसर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आ सकते हैं, सही है। दो में कि स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करते थे, ये भी सही है। तीन में कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाए, ये भी बात सही है। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था, इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान कृष्ण भक्ति के लिए कवित्य सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टायम और प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। ठीक। प्रश्न संख्या 14 लिखा कि हिंदी के निम्नलिखित लोकमंच रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। यहाँ पे मतलब कि लोकमंच नाटकों के नाम दिए गए, यहाँ पे उनके क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, प्रांतों के नाम दिए गए हैं। देखिए, लोकमंच रूप में कौन कौन सांग है, विदेशियाँ हैं, माच है, ख्याल है। क्षेत्र में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो देखो, सांग सांग ये किस क्षेत्र का मतलब लोकमंच नाटक है, चाहे लोकमंच रूप है? तो सांग है हरियाणा का। विदेशिया तो बिहार, माच मध्य प्रदेश और ख्याल राजस्थान। तो ए का 3, बी का 4 किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 14 का विकल्प बी जो वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश और ख्याल राजस्थान। प्रश्न संख्या 15 लिखा है 15 में कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ए मतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह और डी पद्माकर। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो किसके विषय में कही है? तो वो कही है महाराजा जसवंत सिंह के विषय में। विकल्प सी जो वो सही है 15 का। देखो विकल्प सी है, लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत रास, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास। ये जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह की प्रमुख कृतियाँ हैं। यहाँ पे मतीराम की रचनाएं हैं, फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। ये मतीराम की रचनाएं हैं। ये मतीराम की रचना है, ये जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक ना। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ए नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास और डी ध्रुवदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है?
तो कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो वह है नाभादास। विकल्प ए जो है वो सही है 16 का। देखो नाभादास किस भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। किस भक्ति काव्य धारा के कवि कौन कौन से उसको देख लेते हैं। नंददास हैं, हरिदास हैं, ध्रुवदास हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम, ये सब किस भक्ति धारा के कवि हैं। देखिए पूछा है, कई बार पूछा भी आता है कि किस भक्ति धारा के कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। और राम भक्ति काव्य धारा के कवि कौन कौन से? रामानंद हैं, अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास। प्रश्न लिखा है प्रश्न संख्या 17 में कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, यहाँ पे पद्यों है, पद्मों नहीं, पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में मिलते रहे। उपयुक्त कथन किसका है? ए राहुल शंकरत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का है। विकल्प बी जो वो सही है 17 का। देखो प्रश्नोक्त कथनाचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष क्या? 1929। पूछ देगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। प्रकाशन वर्ष 1929। इसमें आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विद्यावादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृताभास कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संपत्ति है। भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रम संवत। ऋतु काल है 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल है 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 18 लिखा कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए। रचना में कौन कौन से? प्राकृत प्रकाश है, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध है। रचनाकार में कौन कौन है? देवसेन है, वरुरुचि है, ज्ञानाचार्य मेरुतुंग है, हेमचंद है, सोमप्रभु सूर्य है। तो कौन सी रचनाएं किस रचनाकार की है? तो देखो प्रकाश, प्राकृत प्रकाश ये किसका है? प्रकृत प्रकाश ये किसका है? तो यह वरुरुचि का है। वरुरुचि का है। श्रावकाचार्य ये किसका है? तो ये देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि ये किसका है? ज्ञानाचार्य मेरुतुंग का है। और कुमारपाल प्रतिबोध ये किसका है? सोमप्रभु सूर्य का है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, डी का 5 किसमें है? तो विकल्प ए में है। तो 18 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो विकल्प ए जो है वो सही है। प्रकृत प्रकाश किसका है? वरुरुचि का है। श्रावकाचार्य देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि ज्ञानाचार्य मेरुतुंग का है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य का है। कुमारपाल चरित्र किसका है? हेमचंद का है। प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि यही सच है कि कहानीकार कौन है? यही सच है कि कहानीकार कौन है? ए कृष्णा शोभती, बी उषा प्रियंवदा, सी मनु भंडारी और डी मृदुला गर्ग। तो यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो वह मनु भंडारी। विकल्प सी जो वो सही है 19 का। देखो आंसर सी है। लिखा है कि यही सच है कि कहानीकारक मनु भंडारी हैं। प्रश्न संख्या 20 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित की थी। यहाँ पे ग्रंथों के नाम, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ग्रंथ में कौन कौन सा है? पेरिपुत्सुस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स है, बायोग्राफिया लिटरेरिया है। रचनाकार में कौन कौन है? कॉलरिज है, अरस्तु हैं, टी.एस. एलियट हैं, लुजाइनस है और विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं। तो देखो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहले मिलान करते हैं कि कौन सा ग्रंथ किस रचनाकार का है।
तो पेरिप्सूस ये रचना किसकी है? तो वह लोजाइनस की रचना है। द सेक्रेड वुड ये किसकी है? यह टी.एस. एलियट की है। पोएटिक्स ये किसकी है? ये अरस्तु की है। और बायोग्राफी लिटरेरिया ये किसकी है? यह कॉलरिज की है। ठीक, कॉलरिज की है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 20 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो यहाँ पे पोएटिक्स लोजाइनस की है। द सीक्रेट वुड टी.एस. एलियट की रचना है। पोएटिक्स ये अरस्तु की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कॉलरिज की रचना है। और लिरिकल वेलेट्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त विध्याय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथवध, सी उन्मुक्त और डी अशोक की चिंता। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त विध्याय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो किस काव्य रचना से? तो वह उन्मुक्त काव्य रचना से है। विकल्प सी जो वो सही 21 का। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त काव्य रचना से अवतरित है जो सियाराम शरणगुप्त द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं किसकी? सियाराम शरणगुप्त की अन्य रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथ्य, वापु, दैनिकी ये सियाराम शरणगुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 22 लिखा है काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है। और डी में लिखा है गद्य और कवियों की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो 22 के इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो विकल्प बी जो वो ये मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। विकल्प बी जो वो गलत है। देखो आंसर बी है जो वो गलत है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्ट स्केचिंग सन 1793 में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों की सहज उच्छलन है। प्रश्न संख्या 23 लिखा है कहानी इतिवृत्त ही तो है यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल और डी इलाचंद जोशी। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो किस लेखक के हैं? तो वह जैनेन्द्र कुमार के हैं। विकल्प ए जो वो सही है 23 का। देखो कहानी के विषय में उपयुक्त विचार लेखक जैनेन्द्र कुमार के हैं। इतिवृत्त का जो रस है ये इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं फांसी है, वातायन है, दो चिड़ियाँ हैं, पाजेब। राजेंद्र यादव की रचनाएं हैं देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की रचना है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि। इलाचंद जोशी की रचनाएं धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं। ये इनकी रचनाएं हैं इलाचंद जोशी की। प्रश्न संख्या 24
लिखा है यहाँ पे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है? ए, कालिदास की निरंकुशता कविता कलाप, बी में कविता कलाप कुमार संवत्सर, सी में कुमार संवत्सर कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, डी में कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। तो 24 में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प डी जो वो सही, कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता, ये दोनों है। देखो आंसर डी में लिखा है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं कालिदास की निरंकुशता और कालिदास उनकी कविता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में कवियों की ओर मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 25, अभिनव गुप्त के अनुसार ए, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, बी में कि साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, सी में कि साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, और डी में साधारणीकरण की अवस्था से प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। ए में ए और बी में बी और सी सही, सी में सी और ए और सी सही, और डी में बी और डी सही। तो 25 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? देखो अभिनव गुप्त के अनुसार जो है वो मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये सही है। और एक है साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाती है, ये सही। तो ए और सी किस में? तो विकल्प सी में है। तो 25 का विकल्प सी जो वो सही है। आंसर सी में अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के संबंध में सही कथन है। यहाँ पे लिखा है मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, ठीक, ये सही है। अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कब? 10वीं सदी का उत्तरार्ध। कहाँ पे? कश्मीर में। मतलब अभिनव गुप्त का समय जो माना जाता है कि 10वीं सदी माना जाता है, कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टोत्कच को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा। मैं ऐसे आपको और प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।